तरीके से कर्नाटका ने एक बहुत ही डेसिसिव मैंडेट दिया है। अटकलें लगाई जा रही थी कि हंग असेंबली होगी, अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैंपेनिंग की शुरुआत के बाद से बीजेपी की वेव आएगी। बहुत सारी बातें की गई थी, बजरंगबली जी को भी घसीटा गया था, इनके कैंपेन में हिंदू मुसलमान किया गया, केरला स्टोरी को लाया गया। सब तरीके से विफल रहे। जो इनका पेटेंटेड इनकी जो कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी है सब विफल रहा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि देश की जनता देख रही है कि जो ध्रुवीकरण की राजनीति की बात चलती है, जो आप जनता से वादा किया है उसके बारे में बातचीत ही नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप दिख रहा है। ये तो अभी कॉमा है, फुल स्टॉप 2024 के इलेक्शन में लगने वाला है। और ये सारे जो झूठे वादे और झूठे इरादों के साथ ये सरकार बनी है, ये असफल होगी। उन्होंने ये मंत्री कह रहे थे कि बीजेपी हारेगी तो दंगे होंगे, लेकिन हम शांत है, कर्नाटक खुश है। और साथ ये भी कह रहे हैं मोदी लहर खत्म हो गई, अब हमारी लहर है, संजय राउत जी का बयान है। नहीं, बिल्कुल आप देखिए, इतनी सारी बातें कही गई, राइट्स होंगे, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद नहीं बना रहेगा, कर्नाटका के साथ दुर्व्यवहार होगा, हिंदू मुसलमान किया, कोस्टल कर्नाटका में जिस तरीके से बात हुई उससे स्पष्ट हो गया है। वो असम के मुख्यमंत्री ने आकर क्या क्या उन्होंने अपना एजेंडा चलाया। तो एक बेशर्मी की जो हदें पार होती हैं वो भी हदें पार की गई थी। तो वो कर्नाटका की जनता ने रिजेक्ट किया है। और आने वाले समय में कर्नाटका को जो वादे किए गए हैं, जो विजन है कर्नाटका के लिए, पूरी उम्मीद करती हूँ कि ये कांग्रेस की सरकार उसको पूरे करेगी। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस जीत गई है, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंड है। और क्या तनातनी देखने को मिल सकती है, इसको लेकर बीजेपी भी कई तरीके के आरोप। देखिए, जब हिमाचल प्रदेश में चुनावी रिजल्ट जैसी आया था, कांग्रेस के बारे में यही कहा था ये मुख्यमंत्री नहीं निर्णय कर पाएंगे, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ऐसा पूरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। पर विद इन वन डे चीफ मिनिस्टर डिसाइड हो गए, ओथ टेकिंग सेरेमनी भी हो गई। तो अभी अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है, अपनी हार से अटेंशन डाइवर्ट करना चाहती है। मुख्यमंत्री जो भी बनेगा सोच समझकर सबका निर्णय होगा, सारे एमएलए से राय मशवरा होगा, और जो भी कांग्रेस का नेतृत्व कहेगा उस आधार पे होगा। उसमें ये यहाँ पे ताका झांकी करना, ऐसा होता है ना कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है उसमें आप झांकने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, ये वही बातें हैं। वहीं चुनाव बीजेपी मुक्त दक्षिण भारत है, मल्लिकार्जुन कहते हैं कांग्रेस 135 सीटों के साथ भूस्खलन हो जाता है। कर्नाटक की जीत आगामी लड़ाइयों के लिए कांग्रेस का मनोबल बढ़ाती है। बिल्कुल, कांग्रेस का ही क्या, हम कहेंगे कि सारे विपक्ष को एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, एक साथ ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और अभी साउथ से शुरुआत हुई है, महाराष्ट्र में आप देखिएगा इनका पत्ता साफ होने वाला है। ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल सरकार बनी हुई है, फिर आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, सब जगह से इनकी हार होना तय है। ये कॉन्फिडेंस जो आ रहा है, जनता जिस तरीके से वोट कर रही है उसके आधार पे आ रहा है। वहीं कर्नाटक बाद राहुल गांधी के पीएम बनने के कयास भी इस तरीके से लग रहे हैं। प्रियंका गांधी का भी एक बयान आया, जनता हमें बताएगी पीएम को लेकर। इससे ज़्यादा क्या कहेंगे, यहाँ पे ध्यान भटकाने का काम हो रहा है, नैरेटिव बदलने का काम हो रहा है कि जितनी जल्दी नैरेटिव हटा सकें। कोई ये ना पूछ ले अमित शाह जी का स्ट्राइक रेट क्या रहा, कितनी रैलीज़ की, कितनी सीट जीती। कोई ये ना पूछ ले योगी आदित्यनाथ का क्या स्ट्राइक रेट रहा, कितनी रैलीज़ की, उसमें कितनी सीट जीती। शिंदे हो, फडणवीस हो, उनका क्या स्ट्राइक रेट रहा, नरेंद्र मोदी जी का क्या स्ट्राइक रेट रहा, उनके मुख्यमंत्री जो असम के जिन्होंने इतनी ध्रुवीकरण वाली बातें कही थी उनका क्या स्ट्राइक रेट रहा। तो इन सारी चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए सीटी रवि जो सबसे ज़्यादा बातें करते थे और हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण करते थे, आज उनकी करारी हार हुई है। तो ये सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए सीएम कौन बनेगा, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, इस पे हमारा ध्यान, इस पे नहीं है। हमारा ध्यान जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको सामने लाना है। वहीं केंद्र नहीं, आज लोगों को उनसे पूछना चाहिए कि वो लोकतंत्र और ईवीएम के बारे में क्या सोचते हैं। इनको कोई ग्रेस सिखाए, ग्रेस इन डिफीट एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है राजनीति में। जब हारे भी तो आप जिसने आपको मात दी है उसको भी सम्मान देना चाहिए। आपका कैंपेन जो भी रहा नेगेटिव कैंपेन रहा, भारी बहुमत से वेव वाला इलेक्शन रहा, कि वेव वाला इलेक्शन हुआ है।
और फिर भी आप इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेशियस के बधाई देने की बजाय आप ये ढूंढें कि आपने ईवीएम के बारे में कहा। अरे ईवीएम की सबसे पहले जो सवाल पूछे थे इन्हीं के राज्यसभा एमपी बने हुए हैं, जीवीएल एनराव ने खड़े किए थे। उसमें फॉरवर्ड किसने लिखा था? एलके अडवाणी जी ने लिखा था। तो ईवीएम की शुरुआत बहस तब से चल रही है। तो ये राजीव चंद्रशेखर से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस पे ग्रेस दिखाने की बजाय इस तरीके की बातें करेंगे, पर उम्मीद करती हूँ कि कहीं कहीं सत्ता हारने के बाद थोड़ा एरोगेंस इन लोगों का कम होगा। जी, हेमंत ने हर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतती है। मुझे लगता है कि आप इस बात से देख सकते हैं 2014 में भी ये हुआ था, कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव जीता था, जिसके बाद पीएम संसद में आ गए। पहले तो हेमंत बिस्व शर्मा जी अपना स्ट्राइक रेट बता दें। इतनी रैली की, इतना जहर उगला, इतनी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो भाषा एक मुख्यमंत्री को नहीं सुहाती है, और वो आकर ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी सिखाने की कोशिश करें तो थोड़ा हास्यास्पद है। अपने काम, अगर असम में अपना काम पे ध्यान दें, और कहीं ऐसा ना हो आप दूसरी जगह दूसरे राज्यों में जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपका राज्य भी आपके हाथ से निकल पड़े। समय आ गया है बदलाव का, और यहाँ कर्नाटका ने एक सही संकेत भेजा है देश में कि आने वाले समय में जनता के मुद्दों की बात होगी, जनता के हित की बात होगी, और यहाँ वहाँ ध्यान भटकाने वाले मुद्दों पे चर्चा नहीं करेंगे। कांग्रेस वो अपनी विधानसभा हार गए, धनबल के बहुत प्रयोग को लेकर वो बात कर रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से उनकी बेइज्जती की गई, पहले उनको टिकट डिनाई किया गया। ये उनमें से हैं शेटर जी जिन्होंने शुरुआत जो भारतीय जनता पार्टी की थी, वहाँ पे नींव रखी थी, उनके एक इम्पॉर्टेंट सदस्य थे, वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अनडिफीटेड एमएलए रह चुके हैं। और आप लोगों ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से धन बल, सत्ता बल का दुरुपयोग हुआ, वो वहाँ की जनता ने देखा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो हारे हैं, पर इनको हराने में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री टू जो भी सारे कैंपेनिंग के लिए वहाँ पर उतरे, और येडुरप्पा जी खास करके, उन्होंने आपस ही लड़ाई में आप लोगों ने उनको पहले उनकी टिकट काटी और फिर उनको जीतने से रोका। तो ये दिख रहा है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया है, पर वो अपनी जनता से जुड़े रहेंगे, अगले चुनाव में जीतेंगे, यही उम्मीद है। राजस्थान अशोक गहलोत के बीच मतभेद देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के ने भी स्वीकार किया है कि मैं स्वीकार करता हूं कि हमारे बीच मतभेद हो सकता है, लेकिन ये आगे नहीं होगा। जिस तरीके से हमने कर्नाटक में किया है, हिमाचल में जीत हासिल की है, जनता का भरोसा जीता है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, जो भी आपसी इनके मतभेद हैं, आपस में बैठकर सलाह मशवरा हो, पार्टी का जो जिम्मेदारी है उसको ध्यान में रखकर हो, और समझौता कर कर एकजुट होकर ये लड़ाई लड़े। राजस्थान की, कर्नाटक का एक बहुत बड़ा संकेत है कि जनता इस केंद्र सरकार से त्रस्त हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के शासन से त्रस्त हो चुकी है। तो ये अब कांग्रेस के ऊपर रहेगा, कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर रहेगा, और इंटरनल पार्टी का इशू है, उसको रिजॉल्व करने में कामयाब रहेंगे, यही पूरे विपक्ष भी उम्मीद करेगा। वहीं विपक्ष में फारूक अब्दुल्ला हो, तेजस्वी यादव हैं, इस कर्नाटक में बीजेपी की हार को लेकर तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं कि 2024 में के शुरुआत से पहले भाजपा का अंत हो गया है, दक्षिण भारत में अंत हो गया है, क्या कहेंगे? नहीं, अगर आप पूरा देश का मैप भी देखेंगे तो लास्ट चुनाव इन्होंने अपने बल पे कब जीता? 2 राज्यों के सिवा, गुजरात और उत्तर प्रदेश। बाकी कौन से राज्य में ये लोगों ने सीधा इनको मैंडेट मिला है? इन्होंने छीन कर, चोरी कर कर, गद्दारी कराकर इन्होंने सरकारें बनाई हैं, और ये देशवासी गवाह हैं उसके। तो जी हाँ, हम सब ने राहत की सांस ली है कि आखिरकार इस तरीके का झूठों का जो पुलिंदा बनाया हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने जनता के वोट के साथ बेईमानी की है, अब जनता उनको सबक सिखाएगी। दक्षिण से शुरुआत हुई है, जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा, छत्तीसगढ़ होगा, राजस्थान होगा, बाकी सारे चुनाव में जाने वाले राज्यों में इनकी भारी बहुमत से हार निश्चित है। वहीं तमिलनाडु में ये पूछा है कि स्क्रीनिंग के लिए सुरक्षा के क्या उपाय किए जा रहे हैं? देखिए, तमिलनाडु एसोसिएशन ने मूवी स्क्रीनिंग ख़त्म की है, क्योंकि उनको ये फियर था। ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कहीं भी किसी तरीके से ऐसी नहीं थी कि पिक्चर रिलीज़ होने के बाद कोई बिगड़ी हो, पर उन्होंने इस तरीके का मन बनाकर एसोसिएशन ने किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है।
उम्मीद करेंगे तमिलनाडु सरकार भी इंश्योर करेगी कि वो मूवी की स्क्रीनिंग हो, क्योंकि वो मूवी वैसे भी सबको पता चल गया है, प्रधानमंत्री के इंडोर्समेंट का भी फ़र्क नहीं पड़ा है कि ये पिक्चर प्रोपेगेंडा पिक्चर है और केरला के खिलाफ मूवी है और जो तथ्य हैं, सत्य हैं, उससे परे है।